let's start with a new chapter that is manufacturing industries. अब मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या होता है, और भी इंडस्ट्रीज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के बारे में समझते हैं। अब जब भी हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, क्योंकि देखो मैन्युफैक्चरिंग का सिंपल से अगर बेसिक अगर लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो ऐसा प्रोसेस जो रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड तक को एक प्रोडक्ट को बनाने में, मतलब फिनिश्ड गुड्स बोला तो इसको बनाने की जो प्रोसेस होती है, इसके अंदर जो भी बीच में इन्वॉल्वमेंट होता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, अब रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स बनाने का फायदा क्या? ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ कॉटन। ठीक है, अगर मैं कॉटन का एग्जांपल लेता हूँ तो कॉटन की खेती हम लोगों ने एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ा था, कॉटन की खेती हुई। अब जब कॉटन की खेती हुई तो मेरे पास कॉटन बॉल्स आई। ठीक है, उसको क्या करेगा? अब भाई मैं कॉटन पहन के घूमूंगा क्या? नहीं, ऑब्वियस ही बात है, मैं क्लॉथ्स पहनूंगा। जो मेरे क्लॉथ्स हैं कॉटन से जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसकी कीमत ज़्यादा है कि क्लॉथ कॉटन की? ऑब्वियस ही बात है सर, क्लॉथ्स की कीमत ज़्यादा है। यानी कि और कॉटन ऐसे भी नहीं, मतलब उसको मोर वैल्यूएबल भी बनाना है, जो क्लॉथ्स हैं हमारे वो मोर वैल्यूएबल भी है, प्लस वो प्रोडक्टिव भी है, उसका यूज भी कर सकता हूँ। तो कॉटन से क्लोथ्स बनाने वाली प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? मैन्युफैक्चरिंग, जिसके अंदर उसको मोर वैल्यूएबल बनाना, उस प्रोडक्ट को सिंपल सा रॉ मटेरियल से मोर वैल्यूएबल बनाना, ताकि वो क्या कर सके? मोर प्रोडक्टिव हो, जिसका हम यूटिलाइजेशन कर सकें। दैट इज हमारा, उस प्रोसेस को बोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग। सिंपल रॉ मटेरियल टू फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करने वाली प्रोसेस को। अब व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज की जब मैंने बात करी तो हम लोगों ने पढ़ा था 3 प्रकार के सेक्टर थे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर हम प्रोक्योरमेंट कर रहे थे, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम मैन्युफैक्चर कर रहे थे, मतलब हम लोग कन्वर्ट कर रहे थे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स के अंदर। तो ये किसके अंदर आया? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। और टर्शरी इज दी सर्विस सेक्टर, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। तो अभी जब हम लोग को सेकेंडरी सेक्टर की बात करना है तो सेकेंडरी सेक्टर का एक मेजर जो हम लोग ने जिसकी बात करी, दैट इज इंडस्ट्री सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर काम क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होने की पूरी प्रोसेस हो रही है। ठीक है सर। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? क्यों मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? एक चीज नोटिस, बिल्कुल बेसिक तौर पे समझना है, जो भी लिखा है मैं आराम से समझाऊंगा तुम लोग को। सबसे पहले एक नोटिस करो, अगर हम लोग चाइना को लेते हैं, ठीक है, हम लोगों ने एग्रीकल्चर चैप्टर में भी देखा था, हर चीज में चाइना क्या है? हमसे ज्यादा, बीइंग हम लोग एग्रीरियन कंट्री है। ठीक है, चाइना को ले लूं या फिर मैं कोई भी डेवलप्ड कंट्री को ले लेता हूँ, यूएसए ले लेता हूँ, ये सब हम लोगों से ज्यादा डेवलप्ड क्यों है? बिकॉज दे आर मोर टूवर्ड्स इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड हो चुकी है, बहुत आगे है, और हमारी इंडिया कहीं ना कहीं आज भी इन चीजों में लैग कर रही है, मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर कहीं ना कहीं पीछे है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि ये वाली जो कंट्रीज हैं ये ज्यादा डेवलप्ड है, तो ज्यादा आगे है। और अगर ज्यादा आगे है तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, देखो हमारे इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट की, यहाँ पर वो प्रॉब्लम देखने को जनरल नहीं मिलने वाली है। पॉवर्टी की जो प्रॉब्लम है, पॉवर्टी बोल दो, तो ये प्रॉब्लम यहाँ देखने वाली नहीं मिलने वाली। अगर हम दूसरी प्रॉब्लम बात करें, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, सारी जीडीपी ले लिया, पर कैपिटा इनकम ले लिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ले लिया, कुछ भी ले लिया, इवन डेवलपमेंट की भी बात कर दी, तो ये सभी क्या है? यहाँ पर ज्यादा है, और हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। अगर तुम लोग एक लॉन्ग स्पैन लो, अगर हम लोग से फॉर एग्जांपल 50 इयर्स का एक लेते हैं या 70 इयर्स का लेते हैं, हम लोग, और छोड़ो 50-70 भी छोड़ो, प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस देखते हैं। ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस यानी 1947 के पहले वाले सिचुएशन, यहाँ तो बहुत ही दयनीय स्थिति हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर के। इंडिया में सिर्फ कुछ चुनिंदा ही इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, क्योंकि वी वर डोमिनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स। अब जब 47 में हम आज़ाद हुए तो सबसे ज़्यादा रोल किसका आया? सर पब्लिक सेक्टर का। ये भी अपन आराम से समझेंगे पब्लिक सेक्टर क्या होता है। इन्होंने बहुत डेवलपमेंट करा, लेकिन क्या आज भी हम उस डेवलपमेंट वाली, मतलब जो लेवल है डेवलप्ड वाला इकोनॉमी का स्टेटस ले पाए हैं क्या? नहीं ले पाए, बिकॉज बहुत स्लो डेवलपमेंट हुआ है। तो स्लो डेवलपमेंट के कारण भी क्या हुआ है? नुकसान हुआ। और कहीं अब दुबई को देखो, ठीक है, तो दुबई आज बहुत आगे निकल सका है। क्यों? वहां पर डेवलपमेंट किस कारण से हुआ? क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां पर हुआ। तो सर अगर मैं एक बिल्कुल कुछ भी नहीं बोलूं, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूं, तो जो इंडस्ट्रीज है, वेट फॉर अ सेकेंड, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट बोल सकते हैं। कि अगर आपकी कंट्री में डेवलपमेंट होना है तो उसके लिए आपकी कंट्री में इंडस्ट्रीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी। क्यों गवर्नमेंट इतना ज्यादा? अभी देखो तुम लोग, अगर गवर्नमेंट की स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया,
ठीक है। इवन वो कौशल भारत योजना, कितनी सारी योजनाएं क्यों डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। एमएसएमई की स्किल, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वी वांट कि हमारी कंट्री डेवलप्ड का स्टेटस पाए, और डेवलप्ड का स्टेटस कभी पाएगा जब हम लोगों ने बोला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, मतलब जनरल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक डेवलपमेट की भी बात करूं तो इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, ठीक है। यहां तक की चीज बहुत अच्छे से समझ में आई। आराम से चैप्टर को स्टडी करेंगे, कुछ टेंशन नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिंदास लेके देखना। सबसे पहला पॉइंट, अगर हम लोगों ने अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भैया क्यों, व्हाई इंडस्ट्रीज आर द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी, तो सबसे पहला पता है कि इंडस्ट्रीज जो होती है वो अब एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प करती है। अब सर ये कहां से लेकर आए आपके एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में? जस्ट वेट फॉर सेकंड, है ना। ये देखते हैं हम लोग, पहले इसको हटा दें। अब अगर हम लोगों ने बोला कि सर एग्रीकल्चर सेक्टर को आपने, अब मैं एग्रीकल्चर सेक्टर, ये एग्रीकल्चर सेक्टर लिखा मैंने, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर के पास अगर मैं खेती सिंपल, मतलब क्या बोलता हूँ, वो हल से करूं, ठीक है, वो बैल को यूज करके और उस तरीके से खेती करूं, क्या मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? बेसिक नॉर्मल क्वेश्चन, बढ़ेगी क्या? नहीं बढ़ने वाली। क्या करना पड़ेगा सर? आपको ट्रैक्टर्स यूज करना है, आपको हार्वेस्टर्स यूज करना है, आपको थ्रेशर्स यूज करना है। तो ये कौन लाके दे रहा है? ये कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? ये हम लोग को इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर कर रही है, ठीक है। इसके बाद इंडस्ट्रीज इसके अलावा भी क्या करके दे रही है भाई? ये हटाओ इसको, इंडस्ट्रीज ने और क्या मैन्युफैक्चर करके दिया हम लोगों को? ये सारी तो चलो सर टूल्स हुए, इक्विपमेंट्स हुए, ठीक है। तो आपने बोला सर जितने भी टूल्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, ये सब कौन बना के दे रहा है? ये इंडस्ट्रियल सेक्टर बना के दे रहा है। दूसरा, जो भी आपके फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, ये सब कौन बना के दे रहा है? ये भी केमिकल्स हमको इंडस्ट्रीज बना के दे रही है। तो मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए भी इंडस्ट्रियल नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने के लिए भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ने, मैन्युफैक्चरिंग डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी। तो उन्होंने यही बताया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हेल्प करती है एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने में। दूसरा बताया, दे रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स। समझना मेरी बात कि अगर हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, आपको ये चीज़ हम लोगों ने उस समय भी देखा था कि हमारे इंडिया की अप्रॉक्सीमेटली, मैं अगर 50% पॉपुलेशन भी बोलूं, ठीक है, तो ये गलत स्टैटिस्टिक नहीं होगा, अप्रॉक्सीमेटली आधी, ठीक है। कुछ लोग 3/4 पॉपुलेशन बोलते हैं। हम लोग सिर्फ एक एग्जाम्पल चलते कि भाई मान लो हिंदुस्तान की आधी जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, ठीक है, आधी जनसंख्या। अभी आधी है, जो आधी से ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, भाई इतना ज्यादा एग्रीकल्चर कर रहा है, तो क्या, तो फिर हम डेवलपमेंट पे क्यों नहीं आ रहे हैं? तुम लोग को पता है, ये जो 50% जनसंख्या है ना जो एग्रीकल्चर सेक्टर में कंट्रीब्यूट कर रही है, अगर इनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन में देख लूं, देख लेना स्टैटिस्टिक्स, अगर जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो कुछ 17-18% जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रही है। सोचो, इतने सारे लोग, हिंदुस्तान के आधे लोग इस सेक्टर में एम्प्लॉयड है, प्लस जीडीपी कंट्रीब्यूशन रिलेटिवली तो कम है ना, रिलेटिवली कम है। मतलब यहां पर एक प्रॉब्लम, मतलब एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम फिर अराइज हो गई। क्या अराइज हुई? सर 50% लोग एम्प्लॉयड है, मतलब यहां पर एम्प्लॉयमेंट के लिए तो ग्रेट सोर्स है ये आपके लिए, ठीक है। इतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कौन दे रहा था? एग्रीकल्चर सेक्टर। बट जीडीपी के अंदर उतना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो किसान है वो स्विच कर रहे हैं दूसरे सेक्टर्स के अंदर, ठीक है। दूसरे सेक्टर आपके पास कौन सा बचा? जो आपको ग्रेटर अपॉर्चुनिटी दे रहा है, प्लस जो सिर्फ आप हैवी डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चरल इनकम पे, वो हट गई, है ना। क्योंकि अब आप काय पे शिफ्ट हो गए? दूसरे सेक्टर पे चले गए। दूसरा सेक्टर आपके पास क्या है? इधर आप सेकेंडरी सेक्टर में जाओगे या टर्शरी सेक्टर में जाओगे। तो उन्होंने यही बताया कि सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जॉब क्रिएट करने में मदद कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। इवन जहां अब तुम अगर कंपैरिजन करोगे, जो स्टैटिस्टिकल डेटा यहां मैंने दिखाया एग्रीकल्चर का जीडीपी का, अब तुम क्या देखना कि सर इंडस्ट्रियल, मतलब सेकेंडरी सेक्टर का जीडीपी कितने लोग, तुमको क्या देखना है, सेकेंडरी सेक्टर कितने एम्प्लॉयड है हमारे इंडिया के अंदर, कितने परसेंट, ठीक है, वर्क है, याद रखना। सेकेंडरी सेक्टर में कितने परसेंट पीपल एम्प्लॉयड है और वो जीडीपी कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, और ऐसे टर्शरी सेक्टर का देखना कितने परसेंट एम्प्लॉयड है और वो जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तुमको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये दोनों सेक्टर राइज हो रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने चीज बताई। इवन अब एक चीज समझना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछ भी सकते हैं इससे रिलेटेड, कंसेप्ट समझना। हट जा भाई, हाँ नाइस, आगे समझते देखो क्या बताया। इट हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी।
अनएम्प्लॉयमेंट पॉवर्टी को खत्म करने में मदद करता है। कैसे सर? देखो, अगर मेरे इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, या इंडस्ट्रीज बढ़ रही है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सर जो सबसे ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे एग्रीकल्चरल इनकम पे, वो हट के दूसरे सेक्टर पे आ गए। मतलब सर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है ना। जो लोग की प्रॉब्लम पहले थी पैसा नहीं कमा रहे थे, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा सर? इनकम ऑब्वियसली बढ़ने वाली है। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद आपकी क्या बढ़ गई? इनकम बढ़ गई। इनकम अगर बढ़ गई तो क्या करेगा सामने वाला? ऑब्वियसली बात है, अच्छा कहेगा, अच्छा रहेगा। मतलब जो पावर्टी वाले सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगी। यानी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी किसके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के कारण। तो अगर इंडस्ट्रीज बढ़ रही है तो ये मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट लेकर आ रही है। एम्प्लॉयमेंट लेकर आ रही है तो इनकम बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही सर, पावर्टी भी खत्म हो रही है। अगर पावर्टी खत्म हो रही है तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है डेवलपमेंट तो कहीं ना कहीं मिलने ही वाला है। ठीक है, तो ये एक पूरी चेन है जो मेरे कंट्री के डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयरएज एम्प्लॉयमेंट और पावर्टी जो हमारे इंडिया के सबसे बड़ी करंट क्राइसिस, अगर हम लोग देखें इकोनॉमिकल क्राइसिस में, ये दो प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। तो ये दोनों चैलेंज है जो सॉल्व करने वाली इंडस्ट्रीज। इवन जो रीजनल डिस्पैरिटीज है सर, रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब क्या होता है? देखो सर, अगर आप एक बिल्कुल लेमैन भाषा में समझना, अगर मैंने दो प्लेसेस को कंसिडर करा, एक है अर्बन एरिया की और एक है रूरल एरिया की, ठीक है, एक है अर्बन एरिया की, एक है रूरल एरिया की, दोनों में बहुत डिफरेंस होने वाला है। अर्बन एरिया हो सकता है कहीं बहुत ज्यादा ऊपर है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ मतलब इनकम, अगर मैं बात करूं टेरिटोरियल इनकम की बात करूं, इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करूं, तो ये कहीं ज्यादा ऊपर है। प्लस अगर मैं रूरल एरियाज की बात करूं तो ये बहुत नीचे है ना। ये मेरा सेक्टर ऊपर जाया जा रहा है, ये रोज नए हाइट्स बना रहा है, और ये भाई साहब नीचे गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है। तो इन दोनों के गैप को, अब भाई ये एक गैप यहां है और एक पॉइंट यहां है, तो ये इतने बड़े गैप को ब्रिज करने का काम कौन कर रहा है? इंडस्ट्रीज। वो क्या कर रहे हैं भाई? हम लोग रूरल एरियाज में इंडस्ट्री सेट कर रहे हैं। जहां जब जैसे ही रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, तो इंडस्ट्रीज सेटअप होने के कारण फायदा क्या होगा? वही जो पूरी चैनल हम लोगों ने पढ़ रहे हैं, डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, सारी चीजें मिलने वाली। तो क्या होगा? ये वाली जो प्रॉब्लम है जो हम यहां देख रहे हैं, दूसरा कलर आजा, ये जो प्रॉब्लम हमारे पास, ये जो डिफरेंस यहां और यहां है, तो ये तो भाई ग्रो हो ही रही है, बट अब ये नीचे जाने के बजाय ये ऊपर आ जाएगा। तो इनके बीच में जो डिस्पैरिटीज है, ठीक है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, जो डिस्पैरिटीज इन लोगों के बीच में हम लोगों ने देखी थी यहां से यहां, तो ये इतनी ही रह जाएगी, ना कि इतनी बचेगी। तो उन्होंने बताया कि जो ट्राइबल एरियाज है या बैकवर्ड एरियाज है या अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड रूरल एरियाज है, वहां पर भी हम लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलने वाला है। इवन देखो एक चीज समझना, अगर तुम लोग पता है हम लोग जब ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, मतलब व्हेन वी वर कॉलोनियल इकोनॉमी, तो हमारे पास क्या होता था? तुम लोगों ने भी सुना होगा कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे इंडिया से रॉ मटेरियल पकड़ते थे, ठीक है, रॉ मटेरियल पकड़ने के बाद उसको एक्सपोर्ट करते थे फॉरेन कंट्रीज में, जहां पर भी उनको एक्सपोर्ट करना है। मान लेता हूं उन्होंने कोई भी XYZ यूके फ्यूके कहाँ जब भी करा वहां करा, उन्होंने किसी भी फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट करा, रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करेगा, तो उसी कंट्री से ये लोग क्या करते थे? फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे। रॉ मटेरियल यहां से लिया कम दामों पे, है ना, से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज केजी, मान लो 100 रुपीज केजी लिया, और वहां से इसी को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके ये हमारे हिंदुस्तान में 1000 रुपए केजी बेचते थे। एक चीज समझना, अगर मैं सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता रह जाऊंगा तो मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फॉरेन एक्सचेंज मतलब क्या होता है? बिल्कुल ये अच्छी नई टर्म है तुम्हारे लिए। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी, जो भी हमारे लिए रुपीस को छोड़ के दुनिया में जितनी भी अदर करेंसीज हैं, वो सब हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। तो भाई जब मैं एक्सपोर्ट करूंगा, भाई मैं यूएसए में मैंने माल बेचा, तो यूएसए वाला मुझे क्या देगा? डॉलर देगा। डॉलर ज्यादा कब देगा? भाई अभी भी डॉलर ही दे रहा है, मान लो ये डॉलर दे रहा है, तो अभी तुम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करोगे तो तुमको $100 ही मिला। लेकिन जब तुम फिनिश गुड्स, इस भाई ने तुमको फिनिश गुड्स कितने में दिया? $1000 मतलब $1000 पर केजी, तो तुम्हारा नुकसान हुआ ना, तुम्हारे यहाँ से पैसा ज्यादा जा रहा है एज कंपेयर टू आना। और कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा? जब इंपोर्ट ज्यादा कि एक्सपोर्ट ज्यादा? कॉमन सी बात है सर, जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे तभी कंट्री का डेवलपमेंट होने वाला है।
तो सर आप क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल से भाई जो वो काम कर रहा है वो तुम ही कर लो, यहाँ पर ही तुम मैन्युफैक्चर कर लो। जब तुमने यहाँ मैन्युफैक्चर करा, तुम इस रॉ जो तुम्हारा अब रॉ मटेरियल काय में कन्वर्ट, इस प्रोसेस को ही तो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग बोला, मतलब अब तुम्हारे पास आ गया है फिनिश गुड्स। इस फिनिश गुड्स को अब तुम करो एक्सपोर्ट। तो 100 रुपये केजी नहीं, 1000 रुपये केजी नहीं, 800 रुपये केजी तो तुम लेकर ही आओगे। तो फायदा हुआ, मतलब हमारी इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज लाने का एक सोर्स कौन सा है तुम्हारा, सर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर पे शिफ्ट हो जाओ। तो जितना ज़्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे, जितनी ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में भी एक्सपोर्ट ट्रेड, तो आपका बेनिफिट होगा। और वो कब होगा, जब आप इंडस्ट्रीज के ऊपर, मतलब जब ज़्यादा से ज़्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दोगे। इवन द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे उन्होंने बताया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड मतलब ज़मीन, लेबर मतलब जो उस पर काम करने वाला है, ठीक है, कैपिटल मतलब द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, एंड एंटरप्रेन्योर मतलब ओनर इटसेल्फ। इन चारों में से अगर एक भी फैक्टर मिस हुआ तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस। तो उन्होंने बताया कि ये क्या करते हैं, जो 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यही क्या करते हैं, हमारे लिए इनपुट्स जो रहते हैं लेकर आते हैं। ठीक है, ये जब इनपुट्स बढ़ेंगे, जब लैंड हुआ, लैंड अगर ज़्यादा लैंड हुई, प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको ज़्यादा रेंट मिलने वाला है, मतलब इनकम यहाँ बढ़ी। लेबर ज़्यादा काम करेगा तो उसको वेजेस ज़्यादा मिलने वाले हैं। कैपिटल ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा होगा। अगर एंटरप्रेन्योर ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, यानी हर एरिया पे डेवलपमेंट मिलने वाला है हम लोग को। तो उन्होंने यही बताया कि जो भी 4 फैक्टर्स हैं हमारे पास, उन लोगों का भी डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से या मैन्युफैक्चरिंग करने से होने वाला है। फिर आगे बात करते हैं और इसकी और फर्दर मोर इम्पोर्टेंस। सबसे ये एक पॉइंट ऐसा है, गो हैंड इन हैंड वाला, ये एग्जाम में कॉमनली पूछ लिया जाता है कि आप बताओ व्हाई एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर गो हैंड इन हैंड, दोनों हाथ में हाथ मिला के कैसे चलते हैं। देखो समझना, एक चीज मैंने तुमको एग्जाम्पल दिया था, वो ट्रैक्टर, सेम एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर दे बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, ये एक दूसरे पर डिपेंड करते रहते हैं। अगर भाई साहब अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं होगा तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कम होने वाली है, हम लोग वही पुराने जमाने में पहुंच जाएंगे। ठीक है, और अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं होगा तो वो ट्रैक्टर को क्या हम रोड पे चलाएंगे घर पे, ऑब्वियसली ना। ट्रैक्टर क्या काम आएगा, थ्रेशर्स को हम घर के अंदर लेंगे, हार्वेस्टर्स को घर में यूज करेंगे, स्प्रिंकलर को छत पे पानी देने के लिए लगाएंगे, नहीं ना। मतलब इंडस्ट्रियल्स, ये दोनों सेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, सेम टू सेम। जो जैसे एक बार समझना, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के लिए जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड्स मतलब जो मशीन्स वो लोग यूज कर रहे हैं, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए मशीन्स है वो सब कौन दे रहा है आपको, कौन प्रोवाइड कर रहा है, सर इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसकी। और ये जो जितने भी हम लोग, मतलब इन्होंने मशीन्स प्रोवाइड करी इनको, तो इनका फायदा हुआ, प्लस इन लोगों का रॉ मटेरियल भी, जो इनका रॉ मटेरियल इन द सेंस, सॉरी, इन लोगों को जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इंडस्ट्री, अभी अपन लोगों ने मशीन वाली बात करी। ठीक है, अगर मैं कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लूँ कोई सी भी, तो वो रॉ मटेरियल कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये लोग इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दे बोथ गो हैंड इन हैंड, कुछ चीज ये इनको प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ चीज ये इनको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दोनों म्यूचुअली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर देयर फैक्टर्स। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, फिर आगे बताया, वी कैन कॉम्पीट विद द इंटरनेशनल मार्केट, जब हमारे पास जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे वो बहुत बेटर क्वालिटी के होंगे। ठीक है, क्यों इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए, ISI मार्क्स, हॉल मार्क्स, पता नहीं कितने कितने मार्क्स क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी ISSO सर्टिफिकेट्स, पता नहीं कितने सारे सर्टिफिकेट्स क्यों, क्योंकि वो ये बताते हैं भैया कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब का है। ठीक है, हमारा इंडिया से क्यों ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था पहले, तुम अगर नोटिस करना, एक हम लोगों ने, मैंने तुमको बताया था ग्लोबलाइजेशन, भी आएंगे और अच्छे से देखेंगे, ग्लोबलाइजेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। ग्लोबलाइजेशन, या इसको और ब्रीफ में जाऊं तो जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारे इंडिया में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आई, इसके पहले का क्या सीन था, मतलब 1991 के पहले का सीन क्या था, हम लोग बहुत कम एक्सपोर्ट कर पाते थे। क्यों, उसका भी एक रीज़न है, बिल्कुल वैलिड रीज़न, कि सर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो काम था वो पब्लिक सेक्टर कंपनीज करती थी।
यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का इतना ज़्यादा मतलब एज सच इतना इंपॉर्टेंस नहीं हुआ करता था। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सिर्फ सब्सिस्टेंस के लिए ही कुछ बनाते थे, या ये लोग बेटर क्वालिटी पे ध्यान नहीं देते थे, सिर्फ वेलफेयर पे ध्यान देते थे। बट क्या हुआ, जब 1991 के बाद जब पॉलिसीज आई तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने ये लोग शिफ्ट कर गया प्राइवेट सेक्टर पे। जैसे ये लोग पब्लिक से प्राइवेट पे शिफ्ट हुए, प्राइवेट ने क्या देखा कि भाई मुझे कमाना है प्रॉफिट। प्राइवेट वाला बंदा प्रॉफिट कब कमाएगा सर, वो एक ही चीज पे प्रॉफिट कमा पाएगा जब वो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा, ठीक है। जब वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देगा तभी जाके सर्वाइव कर पाएगा। तो अब उसने क्या करा, प्रोडक्शन करने लगा, जैसे प्राइवेट सेक्टर को बोला तो उसने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने लगे। पर जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसको इंटरनेशनल कंपटीशन मिल गई, तो अब वो बंदा क्या कर रहा है, अब वो बंदा अपने जो प्रोडक्ट्स है वो एज पर दे इंटरनेशनल क्वालिटी बना रहा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बना रहा है। तो उसके कारण क्या फायदा मिला कि हम लोग इंटरनेशनल कंपनी से भी compete कर सकें। तो एक चीज समझना कि जब हम लोग एक अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, मतलब गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करेंगे, तो हम लोग कंट्री की इंटरनल डिमांड तो फुलफिल कर ही पाएंगे, प्लस सरप्लस को एक्सपोर्ट करके वहां से फॉरेन एक्सचेंज भी लेकर आ सकेंगे। देखो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, ठीक है, केमिकल, माइनिंग, एग्रो बेस्ड, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, अभी आगे देखेंगे, ऑटोमोटिव, ऑटोमोबाइल, पता नहीं कितनी कितनी। तो देयर आर एन नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज, लेट्स डिस्कस कौन कौन सी इंडस्ट्रीज क्या क्या काम आती है, ठीक है, आराम से डिस्कस करेंगे। नाउ अगला है सर, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू द नेशनल इकोनॉमी, क्या काम करती है इंडस्ट्रीज। एक चीज समझना, ये ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, ये स्टैटिस्टिक है, कुछ लोगों ने ज्यादा दिया, कुछ लोगों ने कम दिया, 10 से 12% अगर मान के चलो, तो ऐसा बोल रहे हैं कि आने वाले एक डिकेड के अंदर, ठीक है, जो हम लोग की ग्रोथ है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये 10 से कहीं ना कहीं 12% तक ग्रोथ हमको दिखा देगा। कौन सा सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, 10 से 12% की ग्रोथ हमको देखने को मिल जाएगी। 10 से 12, ये कौन, ये ऐसी हवा में बातें नहीं होती, ठीक है, ये कौन बना के दे रहा है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, NMCC। इस काउंसिल ने ये बताया है कि भैया हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट हमको मिलने वाला है, जिससे हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो कुछ इस परसेंट से होगी। तो देखो ये बहुत हायर परसेंटेज है ग्रोथ के लिए। तो यही चीज हमको समझ में आई कि सर हमारे इंडिया की ग्रोथ रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ने वाला है। और बहुत सारी इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या करी है, पॉलिसीज लेकर आए हैं। किसी भी चाहे तुम, अगर देखो मैं एग्जांपल जैसे MSME सेक्टर, ठीक है, तुम लोगों ने लॉकडाउन के अंदर सुना होगा, गवर्नमेंट ने आए, मोदी जी ने बोला कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फलाना लाख करोड़ रुपए का इतना दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, वो क्यों, उससे क्या हुई, MSME क्या है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, ये क्या करती है, ये रेगुलेट करने का काम करती है। तो उन्होंने बोला हर सेक्टर को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, चाहे वो माइक्रो हो, स्मॉल हो, मीडियम हो, या कोई सी भी सेक्टर हो, या वो किसी भी इंडस्ट्रियल पार्ट से बिलोंग कर रहा हो, किसी भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से बिलोंग क्यों ना कर रहा हो, हम उसको उसके जो, क्योंकि हम जब उसको फाइनेंस देंगे, हम जब उसे लोन देंगे, उसे डेवलप करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारी नेशनल की इकोनॉमी, मतलब नेशनल इकोनॉमी को वो बूस्ट करने में मदद करेगा। अब आया इंडस्ट्रियल लोकेशन। ये इतना ध्यान से समझना कि अगर मान लो नियर फ्यूचर तुम भी कहीं इंडस्ट्रीज डाल रहे हो, तो तुम्हें समझना आना चाहिए कि सर ये पार्ट क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ समझना, एक मेडिकल स्टोर है, अगर ये मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के सामने बने तो ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा कि स्कूल के सामने। कॉमन क्वेश्चन, सर मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल के सामने बनेगा तो ही इसका ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ समझना है, इसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। कोई भी मतलब कोई भी बिजनेस हो, व्यापार हो, उसकी लोकेशन बहुत मैटर करती है डेवलपमेंट के लिए, राइट। तो उन्होंने बताया कि सर इंडस्ट्रीज की लोकेशन भी तो बहुत मैटर करती होगी। तो सर व्हाट आर दी फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं जिसके कारण इंडस्ट्री की ग्रोथ हो, या हमको कोई इंडस्ट्री डालने के पहले क्या क्या फैक्टर्स को देखना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर आया हमारे पास कि सर आपके पास रॉ मटेरियल, भैया कहां से उड़ते हुए आया, क्या पता, छोड़ो। सर सबसे पहले आपके पास रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी वहां पर होना चाहिए। अगर आपके पास वहां पर रॉ मटेरियल नहीं आ रहा है तो वो आपके कोई काम का हुआ क्या, प्लीज भाई, रॉ मटेरियल आप जहन्नम से लेकर आ रहे हो, काम होगा क्या, नहीं होगा। आप उस ऐसी लोकेशन पे हो जहां से रॉ मटेरियल भी आप इजीली लेकर आ पाओ, प्लस वहां पर एडिक्वेट सोर्स ऑफ एनर्जी हो, चाहे तुम रिन्यूएबल चाहे नॉन रिन्यूएबल, कोई भी पार्ट की बोलो, वहां पर प्रॉपरली एनर्जी आना चाहिए। भाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, लाइट ही नहीं आएगी तो तुम प्रोडक्शन क्या करोगे,
कुछ भी नहीं ना। तो उन्होंने यही बताया कि प्रॉपर सोर्स ऑफ एनर्जी होना चाहिए, प्लस अबंडेंट क्वांटिटी के अंदर वहाँ पर या जितनी रिक्वायरमेंट हो मुझे उतना पानी हो, क्योंकि बहुत सारी मेरे को जब जब मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ तो आई नीड वाटर, ठीक है, एज अ रिसोर्स। तो मुझे वहाँ पर क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी हो एटलीस्ट वाटर की। आगे बात करता हूँ वहाँ पर कैपिटल एंड फाइनेंस, मतलब एटलीस्ट वहाँ पर कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो जिसकी मदद से क्या कर सकूँ मैं, मेरे पास लोन की अगर मुझे रिक्वायरमेंट पड़े तो मैं फाइनेंस ले पाऊँ, मतलब लोन ले पाऊँ, या मेरे जितने भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस हो उसका एक प्रॉपर स्टेटमेंट, एक रिकॉर्ड वो लोग रखे, मैं जाके फटाफट एक्सेस कर सकूँ उसे। तो वहाँ पर प्रॉपर कैपिटल और फाइनेंस की अवेलेबिलिटी होना चाहिए। फिर आगे ध्यान दिया डिमांड इन द मार्केट, मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड भी होना चाहिए और वो मार्केट भी आसपास होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। भाई मैंने वो प्रोडक्ट बना तो लिया, अब उसको बेचने बहुत मुझे रिजिड रास्ते से जाना पड़ता है, वहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं है तो मेरे कुछ काम का नहीं। तो मुझे ये सारे फैक्टर्स देखना है बिफोर सेटअपिंग एनी इंडस्ट्री, ठीक है। तो जहाँ पर मैंने इंडस्ट्री डाली, ये मेरी इंडस्ट्रियल लोकेशन है, तो इसके आसपास मुझे लेबर भी मिलना चाहिए, एनर्जी भी प्रॉपर होना चाहिए, वाटर भी सर मुझे मिल जाए आसपास के लिए, यहाँ पर मेरे पास जो क्या बोलते हैं हम लोग कैपिटल है वो भी इजीली मिल जाए, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बनने के बाद मैं जब ट्रांसपोर्ट कर सकूं, प्रोडक्ट को बेच पाऊं, तो उसके लिए भी प्रॉपर कनेक्टिविटी हो। तो इसीलिए एक चीज समझना कि सर इंडस्ट्रीज वहीं डलती है जहां पर ये सारी चीजें अवेलेबल होगी। तो अगर मैं कहीं इंडस्ट्री डालूंगा तो मेरे को ये फैक्टर्स तो चाहिए ही, और ये फैक्टर कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। तो बोला सर अगर ये फैक्टर्स आपके पास आते हैं तो आप इंडस्ट्री डालोगे, और अगर ये फैक्टर्स किसी अंडर डेवलप्ड एरिया में आते हैं तो उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए देखो इस एरिया से भी इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ से भी इंडस्ट्रीज डेवलप होती है। बैंकिंग इंश्योरेंस है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, इंश्योरेंस सेक्टर ने डिस्कस किया। अगर भाई मेरी मशीन है, आग लग गई, वहाँ पर कोई भी डैमेज हो गया, कुछ भी हो गया, तो मेरे पास एटलीस्ट वहाँ इंश्योरेंस हो सकता है, सो दैट मेरे को नुकसान ना हो, और अगर नुकसान हो भी तो मिनिमम लॉस हो, ठीक है। यहाँ तक अच्छे से समझ में आई। अब नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दिस इज अ न्यू टॉपिक, विल स्टार्ट विद द न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।